डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के आखिरी 24 घंटे की कहानी। 6 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहेब अंबेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमज़ोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफ़र के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज़ के चलते उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़िंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहब ने शिरकत की थी। राज्यसभा में आखिरी दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के कदर का अंदाज़ा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत थक गए थे। भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी जीवनी डॉक्टर अम्बेडकराच्य सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक के मशहूर लाट में भी देखी और बोध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो सफ़र की थकान से निडाल हो रहे थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहेब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होने चाहते हैं तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। मंच के बाद वो सो गए। बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौरा था। मुंबई में धर्म परिवर्तन समारोह की योजना बनाना। माई साहेब अम्बेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है, राज्यसभा से लौटकर बाबा साहेब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर बाद सविता अम्बेडकर ने उन्हें काफ़ी पिलाई। 26 अलोपुर रोड के बंगले के लान में बैठकर बाबा साहेब और माई साहेब ने कुछ बातें की। उसी वक्त नानक चंद्र रातू वहां पहुंचे। 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में धर्म परिवर्तन के एक समारोह का आयोजन होना था। मुंबई के नेता चाहते थे कि बाबा साहेब मुंबई में भी नागपुर जैसा ही धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित करें। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब और माई साहेब दोनों को शामिल होना था। नानक चंद्र रत्तू कौन थे? नानक चंद्र रत्तू पंजाब के होशियारपुर ज़िले के रहने वाले थे।
वो काम की तलाश में दिल्ली आए थे और यहाँ वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से मिले। बाद में वे हमेशा बाबा साहेब के साथ की तरह उनके साथ रहे। 1940 में नानकचंद ने बाबा साहेब के सचिव के तौर पर काम करना शुरू किया। बाबा साहेब की ज़िंदगी के आखिरी दिन यानी 6 दिसंबर 1956 तक नानकचंद उनके सचिव रहे थे। नानकचंद ने बाबा साहेब की याद में 2 किताबें भी लिखी थी। नानकचंद रत्तू का जन्म 6 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 सितंबर 2002 को 80 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया था। बाबा साहेब ने रत्तू से 14 दिसंबर को मुंबई जाने के टिकट के बारे में पूछा ताकि वो मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन के समारोह में शामिल हो सकें। माई साहब की डॉक्टर अम्बेडकरांच्या सहवास जीवनी के अनुसार बाबा साहेब की खराब सेहत को देखते हुए उन्हें हवाई जहाज़ से मुंबई जाने की सलाह दी गई। उसके बाद बाबा साहेब ने नानकचंद रत्तू से कहा कि वो विमान से उनके मुंबई जाने की व्यवस्था करें। उसके बाद बाबा साहेब काफ़ी देर तक नानकचंद रत्तू को बोलकर कुछ लिखवाते रहे। बाद में रात के करीब 11:30 बजे बाबा साहेब सोने चले गए और चूँकि रात बहुत हो चुकी थी नानकचंद रत्तू भी उनके कमरे में सो गए। माई साहब आखिरी वक्त तक बाबा साहेब की ही पास थी। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहेब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गई और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ ही चाय पी। इसी बीच नानकचंद रत्तू जो दफ्तर जाने वाले थे उनके पास आए। नानकचंद ने भी चाय पी और वो चले गए। माई साहब ने बाबा साहेब को सुबह के रोज़मर्रा के काम निपटाने में मदद की। उसके बाद वो उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आई। उसके बाद तीनों लोगों यानी बाबा साहेब, माई साहब और डॉक्टर मालवणकर ने साथ में नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बाबा साहब ने अखबार पढ़े और उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाई और इंजेक्शन दिए और फिर काम निपटाने रसोई चली गई। बाबा साहब और डॉक्टर मालवणकर बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। डॉक्टर माधव मालवणकर मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक गिरगांव में था। वे फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर थे। डॉक्टर मालवणकर पूरी मुंबई में एक प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर मशहूर थे। वे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के डॉक्टर और दोस्त थे। अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद माई साहब डॉक्टर मालवणकर की सहायक और जूनियर डॉक्टर बन गई थी और वहीं उनकी मुलाकात बाबा साहेब से हुई थी। 5 दिसंबर 1956 के दिन करीब 12:30 बजे माई साहब ने बाबा साहेब को लंच करने के लिए बुलाया। उस वक्त बाबा साहेब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लिख रहे थे। वो उस वक्त अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। माई साहब के अनुसार बाबा साहेब को दोपहर का खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बाबा साहेब सोने चले गए। दिल्ली में माई साहब अपने घर की खरीदारी खुद करती थी। बाबा साहेब के सोने के बाद वो खाने पीने का सामान और किताबें बाजार लेने चली गई। माई साहब खरीदारी करने के लिए उसी के समय जाती थी जब बाबा साहेब या तो संसद चले जाते थे या फिर सो रहे होते थे। 5 दिसंबर को भी जब बाबा साहेब लंच लेकर सोने चले गए तो माई साहब खरीदारी के लिए बाजार चली गईं। डॉक्टर मालवणकर 5 दिसंबर की रात को ही विमान से मुंबई जा रहे थे तो डॉक्टर मालवणकर भी माई साहब के साथ खरीदारी के लिए बाजार चले गए। क्योंकि बाबा साहब सो रहे थे तो वो बिना बताए ही बाजार चले गए जिससे उनकी नींद में खलल न पड़े। माई साहब और डॉक्टर मालवणकर दोपहर के करीब 2:30 बजे बाजार गए थे और वो दोनों शाम लगभग 5:30 बाजार से घर लौटे। उस वक्त बाबा साहब गुस्से में थे। बाबा साहब का गुस्सा माई साहब ने इस बात का जिक्र
अपनी किताब डॉक्टर अम्बेडकराच्या में किया है। उन्होंने लिखा है, बाबा साहेब का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या कलम कहीं पर और होता था तो बाबा साहेब गुस्से से भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी हुआ या उम्मीद के मुताबिक ना हुआ तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। इसमें आगे लिखा गया है कि बाबा साहेब गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस वक्ती तौर पर नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज़ वो तलाश रहे होते थे वो मिल जाता था तो अगले ही पल उनकी नाराज़गी काफूर हो जाती थी। बाजार से लौटकर माई साहब सीधे बाबा साहब के कमरे गई। बाबा साहब ने कहा वो इंतज़ार कर रहे थे। उनका गुस्सा शांत करने के बाद माई साहब बाबा साहब के लिए काफ़ी बनाने सीधे रसोई में चली जाती हैं। रात 8 बजे जैन बाजारियों का एक प्रतिनिधिमंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहब और उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। डॉक्टर अम्बेडकर के साथी रहे चांगदेव खैर मोड़े ने उन पर 12 खेड़ों के में किताब लिखी। किताब के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा है। उस प्रतिनिधिमंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने अपील की कि बाबा साहब वहां आकर जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ मुबारक हिंसा करें ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ जब बाबा साहब जैन धर्म के नुमाइंदों के साथ बातचीत में मशगूल थे तो डॉक्टर मालवणकर मुंबई जाने के लिए बाबा साहब से इजाज़त ले ली थी और वो हवाई अड्डे रवाना हो गए। हालांकि चंगदेव खैर मोड़े ने बाबा साहब की जीवनी में लिखा है, जब डॉक्टर मालवणकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बाबा साहब से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। बाद में जैन धर्म के प्रतिनिधिमंडल ने भी बाबा साहब से इजाज़त लेकर विदा ली। बाबा साहब ने उनसे कहा कि अगले रोज़ मेरे सचिव से शाम का वक्त ले लेना, फिर हम बात करेंगे। उसके बाद बाबा साहब ने मन में ही बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहब लिखती हैं कि जब भी बाबा साहब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वे बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर के बाद जब बाबा माई साहब ने ड्राइंग रूम में झांका तो देखा कि बाबा साहब नानक चंद रत्तू को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कह रहे हैं। उसके बाद रात को खाने के वक्त बाबा साहब ने थोड़ा सा खाना खाया। उनके खाने के बाद बाबा साहब ने खाना खाया। बाबा साहब माई साहब के खाना ख़त्म करने का इंतज़ार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चलो चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थी। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए भी बाबा साहब ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की। एक कॉपी और S.M. जोशी और आचार्य अत्र के नाम लिखी चिट्ठियाँ भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज़ पर रख दें। अपना काम ख़त्म करने के बाद नानक चंद रत्तू भी अपने घर चले गए। माई साहब अपना काम निपटाने रसोई घर में चली गईं। जैसा कि माई साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहब अपनी जीवनी में लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद रत्तू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया।
इसके बाद उन्होंने S.M. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्र के अलावा बाही सरकार के नाम लिखी। अपने चिट्ठियों पर भी फिर एक नज़र डाली। उनके बाद वो रोज़मर्रा के उत्तर 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जल्दबाजी होते हुए माई साहब ने लिखा है कि 5 दिसंबर को रात बाबा साहब की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को माई साहब रोज़ की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहब को जगाने उनके कमरे में गई। उस वक्त सुबह के 7:30 बजे रहे थे। माई साहब लिखती हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2 या 3 बार आवाज़ दी, लेकिन उनके बदन में कोई हलचल नहीं थी। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की, और सोते हुए ही बाबा साहब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहब को ज़बरदस्त धक्का लगा। वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज़ दी। इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालवनकर को फ़ोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवनकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहब को क्लोरामाइन का इंजेक्शन दें, लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।